Morning, everyone, or better to say, hello, everyone. Welcome to the new class of biology. I think this is our fourth class of biology, and in the previous classes, we discussed about various types of cells, the cell structures. Beg your pardon. Cell structures, in the sense, we discussed about the nucleus structure. We discussed about cell membrane, plasma membrane. We also discussed about the cell wall, and now we will discuss about the cytoplasm. What is the cytoplasm and how does it functions? See, cytoplasm, it's nothing but it's a type of fluid. It's a fluid which is present inside the plasma membrane or the cell membrane. It has various types of cell organelles, and each of the cell organelles perform various functions, right? See, the prokaryotes, which we had mentioned earlier, are those organisms we know they don't have nuclear membrane. Also, these prokaryotes, they do not have some membrane enclosed organelles. It's absent in them, like some of the cytoplasmic membranes or cytoplasmic structures, they are absent in the case of prokaryotes. इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो एब्सेंट तो रहेगा ही रहेगा प्रोकैरियोट्स में, साथ साथ साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाने वाले कुछ स्ट्रक्चर्स भी इसमें एब्सेंट रहेंगे, लेकिन यूकैरियोट्स के केस में दोनों प्रेजेंट रहेंगे. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी मौजूद है और जो मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड ऑर्गेनेल है वो भी मौजूद है. अब ये मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड स्ट्रक्चर्स कौन से हैं? ये रहे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो साइटोप्लाज्म के अंदर रहता है, गोल्गी अपैरेटस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, वैक्यूल, ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स कहाँ पाए जाते हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं. और ये अपने आप में मेम्ब्रेन बाउंड है, मतलब इनके सब चारों तरफ मेम्ब्रेन्स पाए जाते हैं, छोटा सा लेयर पाया जाता है. तो ऐसे स्ट्रक्चर्स एक हद तक, एक दो स्ट्रक्चर्स एब्सेंट रहते हैं प्रोकैरियोट्स के केस में. ओके, आज की क्लास में वी विल डिस्कस 2 or 3 वेरियस सेल मेम्ब्रेन, आई मीन साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स. ओके, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें, आप इसके बारे में, इन चीज़ों के बारे में लिखो इससे पहले. यू जस्ट ड्रॉ फिगर 5.5 and 5.6 फिगर्स बिफोर द एक्सप्लेनेशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ओके, इस नोट्स के पीडीएफ इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, सो रेगुलरली डाउनलोड द पीडीएफ एंड जस्ट राइट इट रेगुलरली. ओके, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है वो एक बार देख लेते हैं. इट्स अ लार्ज नेटवर्क बाउंड ट्यूब्ड स्ट्रक्चर और शीटेड स्ट्रक्चर. बहुत बड़ा एक स्ट्रक्चर है, नेटवर्क है इसके ट्यूब और शीट के. ये दो टाइप के होते हैं वैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे ईआर भी कहते हैं, आर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एसईआर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. आरईआर को इस नाम से इसलिए जाना जाता है बिकॉज इट हैज सम राइबोसोम्स प्रेजेंट ओवर इट्स स्ट्रक्चर. इसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर के ऊपर अगर राइबोसोम्स मौजूद है तो उसे आरईआर कहा जाता है. और राइबोसोम्स हम जानते हैं, वैसे राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है. तो अगर राइबोसोम आरईआर के ऊपर पाया जाता है, मतलब कुछ ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर पाया जाए राइबोसोम, then they will also turn into a protein synthesis site. Clear? Okay. So we discussed about the rough endoplasmic reticulum and what's its smaller function. इसके अलावा जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसका एक छोटा सा फंक्शन ये भी है कि वो फैट और लिपिड के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. प्लस इसके अलावा इसका एक छोटा सा और फंक्शन भी है, जो वर्टिब्रेट्स रहते हैं. वर्टिब्रेट्स मतलब आप जानते ही होंगे, लाइक दोस एनिमल्स विच हैव वर्टिब्रल कॉलम, जैसे एनिमल्स हो या फिर एक हद तक हमारे केस में क्या होता है, जो पॉइजन्स वगैरह रहते हैं, जो जहरीले सब्सटेंसेस रहते हैं, जो ड्रग्स वगैरह रहते हैं, जो हमारे लिवर सेल्स में कंज्यूम हो लिया जाता है, उसको डिटॉक्सिफाई करने के लिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करता है. ओके, एंड ये जो अभी प्रोसेस मैंने बताया था, जहाँ पर आप स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन या लिपिड बनाने का जो प्रोसेस
के ज़रिए सेल मेम्ब्रेन बनाता है, दैट प्रोसेस इज नॉन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन को बनाने के लिए प्रोटीन या लिपिड जो यूज़ करता है, उस प्रोटीन या लिपिड को यूज़ करने के प्रोसेस को मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। ओके, उसी तरह कुछ और फंक्शंस भी हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। साइटोप्लाज्मिक रीजन्स के अंदर जो वेरियस सब्सटेंसेस हैं उनके बीच में एक ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल चैनल के रूप में वर्क करता है, या फिर कभी कभार इट ऑल्सो वर्क्स एज अ चैनल बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस फॉर ट्रांसपोर्टिंग वेरियस मटेरियल्स। वन फंक्शन। अनदर फंक्शन, इट हेल्प्स इन वेरियस बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ इन द सेल। सेल में होने वाले अलग अलग टाइप ऑफ बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ के लिए जो फ्रेमवर्क होता है उसे क्रिएट करने का जो जरिया है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है। ओके, so this is all about the endoplasmic reticulum. Clear? Next type of cytoplasmic structure is Golgi apparatus. Golgi apparatus को अपना ये नाम पड़ा because of the name of a famous scientist Camillo Golgi. Camillo Golgi की वजह से उसको ये नाम इसको दिया गया है। जो गोल्गी apparatus है ये भी एक तरफ से मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, और ये पैरेलल पाए जाते हैं, एक के बाद एक पैरेलल पाए जाते हैं। तो और पैरेलल पाए जाने की वजह से एक स्टैक जैसा स्ट्रक्चर पाया जाएगा। मतलब आप बुक्स को एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा ऐसे अरेंज करके रखोगे तो उस अरेंजमेंट को स्टैक अरेंजमेंट कहते हैं। उसी तरह यहाँ पर भी एक स्टैक अरेंजमेंट पाया जाता है, और इस स्टैक अरेंजमेंट को यहाँ पर सिस्टर्न कहा जाता है। ओके, ऐसे पैक्ड अरेंजमेंट को सिस्टर्न कहा जाता है। इसके कुछ कनेक्शंस, गोल्गी apparatus के कुछ कनेक्शंस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ भी हैं। एंड इसका जो है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर बाहर चीज़ों को लाने में, ले जाने में गोल्गी apparatus का हेल्प लेता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर चीज़ों को फॉर्मेशन, उसकी रिलीज, ये सब कुछ गोल्गी apparatus कंट्रोल करता है। एंड उसके कुछ फंक्शंस भी हैं गोल्गी apparatus के। पहला मेन फंक्शंस जो है वो है स्टोरेज, पैकिंग और मॉडिफिकेशन वेसिकल प्रोडक्ट्स का, जो भी प्रोडक्ट्स रहते हैं इसके अंदर के, उस प्रोडक्ट्स का स्टोरेज, पैकिंग, मॉडिफिकेशन सब कुछ ये करता है। वो पहला फंक्शन है। पहला फंक्शन बताया था अभी, स्टोरेज, मॉडिफिकेशन वगैरह कराना। सेकेंड फंक्शन, जो सिंपल शुगर रहते हैं, जो सिंपल टाइप ऑफ जो शुगर रहता है, उस सिंपल शुगर को कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट करना, दैट इज द सेकेंड फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडी। एंड द थर्ड एंड इम्पॉर्टेंट फंक्शन, लाइसोसोम के फॉर्मेशन में हेल्प करना। व्हाट इज लाइसोसोम आगे पढ़ेंगे। ओके, सो दिस आर द मेन फंक्शंस ऑफ गोल्गी apparatus which was founded by Camillo Golgi. Clear? नेक्स्ट वन इज लाइसोसोम। लाइसोसोम एक तरफ से वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम होता है सेल का। ठीक है, एक तरह से वेस्ट डिस्पोजल सेल होता है। लाइसोसोम की खासियत, इट हैज़ सम मेम्ब्रेन बाउंड सैक, कुछ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम से भरे हुए रहते हैं, और इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाने में हेल्प करता है। ओके, और ये जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम है, जो भी पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम है, वो एक्चुअली करता क्या है, सेल के बाहर से जो भी फॉरेन मटेरियल आता है उस फॉरेन मटेरियल को ब्रेक करके या फिर डाइजेस्ट करके छोटे छोटे सब्सटेंस में बदलने में ये हेल्प करता है। अब वो फॉरेन मटेरियल बैक्टीरिया हो सकता होगा, फूड हो सकता होगा, या फिर कुछ सेल ऑर्गेनल्स हो सकते होंगे जो बाहर से आते हैं ट्रांसपोर्टिंग के ज़रिए, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ट्रांसपोर्टिंग के ज़रिए आते हैं, वो हो सकते हैं। तो उनको छोटे सब्सटेंस में बदलने में मदद करता है कौन, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो भी इसके अंदर पाए जाते हैं। कभी कभार ऐसा सिचुएशन भी आ जाता है कि लाइसोसोम, जब सेल डैमेज होने लग जाता है तो सेल डैमेज होने के वक्त लाइसोसोम अपने ही सेल को डाइजेस्ट कर लेता है। ठीक है, कैसे, जब लाइसोसोम फट जाता है तो लाइसोसोम के फटने की वजह से उसके एंजाइम्स जो लाइसोसोम के अंदर रहते हैं वो उसी सेल को कंज्यूम कर लेता है। सो वो एक तरफ से लाइसोसोम्स को सुइसाइडल बैग्स के नाम से भी जाना जाता है। दे आर नोन एज द सुइसाइडल बैग्स ऑफ द सेल। ओके, क्लियर? ओके, फिर बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ नेक्स्ट अब बात करेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ साइटोप्लाज्मिक apparatus या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर की, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल लेयर स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसके दो लेयर्स होते हैं। एक जो बाहर वाला लेयर होता है, आउटर मेम्ब्रेन,
वो पोर मौजूद रहता है, उसमें छोटे छोटे छेद रहते हैं. अनदर वन इज़ द इनर वन, जो डीपली फोल्डेड है, मतलब अंदर ही अंदर उसके बहुत सारी फोल्डिंग्स. अब ये जो इनर फोल्डिंग वाला जो स्ट्रक्चर है ना, इसकी खासियत ये है कि ये इनर फोल्ड इतना ज़्यादा फोल्ड इसमें इसलिए पाया जाता है क्योंकि ये जो एनर्जी प्रोडक्शन वाला जो चीज़ है, राइबोसोम के अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस करने वाली चीज़ है जिसको हम एटीपी कहते हैं, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, उसके जनरेशन के लिए इसका सरफेस एरिया बढ़ाना बहुत ज़रूरी है. ठीक है. अब जैसे ही उसकी सरफेस एरिया बढ़ जाती है, एटीपी का प्रोडक्शन भी एक हद तक ज़्यादा से ज़्यादा बन जाता है. ठीक है. एटीपी एक्चुअली इट्स द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. एक सेल की जो एनर्जी करेंसी है, जैसे हमारे मतलब कोई भी कंट्री ले लो, किसी भी कंट्री की जो करेंसी है वो उस पर्टिकुलर कंट्री का एक वैल्यूड चीज़ है जो उसकी इकोनॉमी को कंट्रोल करता है. उसी तरह एटीपी एक सेल की एनर्जी करेंसी है जो उसको कंट्रोल करता है एक तरह से, क्योंकि मेनली जो प्रोडक्शन रहता है एटीपी का वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रहता है, और माइटोकॉन्ड्रिया के इतने एटीपी के प्रोडक्शन की वजह से, इस एनर्जी करेंसीज की वजह से, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से भी जाना जाता है. माइटोकॉन्ड्रिया एक तरह से एक स्पेसिफिक साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर है, मतलब एक यूनिक है. इसलिए यूनिक है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का अपना खुद का एक डीएनए है, अपना खुद का एक आरएनए भी है. अब इन डीएनए आरएनए की डीएनए और राइबोसोम की मौजूदगी, आरएनए कहा था मैंने, आई थिंक सॉरी, राइबोसोम होगा, और डीएनए और राइबोसोम की मौजूदगी की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया अपना खुद का प्रोटीन भी प्रोड्यूस कर सकता है. अगर कोई स्ट्रक्चर अपना खुद का प्रोटीन प्रोड्यूस कर सकता है तो देख आप अंदाज़ लगा सकते हो कि उस प्रोटीन प्रोडक्शन में कितना एनर्जी प्रोडक्शन होता होगा, क्योंकि हम जानते हैं प्रोटीन कितना ज़्यादा एसेंशियल रहता है एनर्जी के लिए, है ना. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्लास. आई होप यू एन्जॉयड इट. आप इस क्लास के रिव्यूज़ देते रहिएगा. तो इस क्लास का जो रिव्यू है वो आप इस वीडियो की कमेंट बॉक्स में डालिएगा ताकि पता चले आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है. और नोट्स वगैरह कुछ क्लैरिटी प्रॉब्लम है कुछ हो तो बता देना, एक्सेस करने में दिक्कत है तो बता देना. नोट्स लिखते रहिएगा, वीडियोस देखते रहिएगा, और क्लास रेगुलरली अटेंड करिएगा. मिस मत करना क्लास. अगर मिस कर गए तो बहुत दिक्कत होगी इस क्लास को वापस से एक्सप्लेन कराने में भी और आपको खुद समझने में भी, राइट. So that's all about today's class. I hope you enjoyed it. Stay safe, stay healthy, and have a nice day.